क्वेश्चन कह रहा था कि 2.5 घंटे के रेट से नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। इनिशियली हमारे पास 5,06,000 बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो मान लो कि मैं टाइम रख देता हूं 4 बजे, 4 PM। तो 4 PM से 5 PM 1 घंटा बढ़ गया। जब ये 1 घंटा बढ़ा तो बैक्टीरिया का काउंट कितना बढ़ गया होगा? 2.5%, 2.5, राइट। उसके बाद फिर अगले घंटे पे चलते हैं, 5 PM to 6 PM। क्या हो रहा है ये? 5 PM to 6 PM। अब यहां पे बैक्टीरिया का काउंट 5 PM से 6 PM में कितना बढ़ेगा? 2.5, अगेन प्लस 2.5%। साथ ही साथ हमको इस टाइम पे काउंट कितना दिया था? इस टाइम का काउंट दिया हुआ है 5,06,000। तो गाइस, क्या ये आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सिनेरियो नहीं लग रहा है? क्योंकि अब यहां पे ये जो वैल्यू है इसमें 5,06,000 तो आएगा, प्लस कुछ और आएगा, और फिर इस वैल्यू के ऊपर आगे हमारा यहां का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये वाला वैल्यू हमको सॉरी तो नाउ ठीक है अंशुल, देखेंगे। नाउ लिसन गाइस, ट्राई टू थिंक कि ये क्वेश्चन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में दिया है, क्या हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक लगा सकते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता कि अगर आज आपने पैसे उठाए और 2.5% के रेट से इंटरेस्ट लग रहा है, तो 2 साल के बाद हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा ये हम निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन को भी अगर आप रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वही चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे पूछा गया है। हमको 4 बजे का काउंट दिया हुआ था, हर घंटे 2.5% से बढ़ेगा, तो 2 घंटे बाद का काउंट मुझे यहाँ पे बताना है, राइट। सो इफ आई यूज सिंपल द फॉर्मूला, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया या टोटल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 hours is equal to 5,06,000। T के जगह पे ये आ गया into 1 plus R by 100। अब ये R कितना है? 2.5% है, तो 2.5 upon 100 whole to the power 2, ठीक है। अब एकदम मतलब अगर रिलेट करोगे तो आप देखोगे कि अच्छा सब कुछ सेम ही चल रहा है। और यहाँ पे जब आप कैंसल आउट करने थोड़ा जाओगे तो ये दिखेगा कि दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज 40। तो वी आर लेफ्ट विथ 5,06,000 इंटू 1 प्लस 1 बाई 40, वो बन गया 41/40, वो बन गया 41/40 का स्क्वायर। अब आपको मैंने क्या बोला है कि हम कभी भी स्क्वायर डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इसका डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 5,06,000, ठीक है, तो ये आ गया 41/40 इंटू 41/40, ओके। और यहाँ पे सबसे पहले जीरो देखे तो ये 2 0 कटा, उसके बाद ये वाला 0 इसके साथ कटा। अब बात करते हैं इस 4 का। ये 4 इसको कैंसल आउट करेगा और क्या आएगा? 1, 10 हुआ तो 2, 26 हुआ तो 6, 20 हुआ तो 5। तो हमारे पास आया 1265। अब 1265 है, नीचे 4 है। 4 ना ही 1265 को कैंसिल करेगा, ना ही 41 को कैंसिल करेगा, और ना ही इस 41 को कैंसिल करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें हमको ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब 1265 ये तो है ही,
और 41 का स्क्वायर होता है 1681। तो अब आपको ना ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा कैलकुलेटर के बिना। तो 5 6 प्लस 40 46 कैरी 4 2 प्लस 4 6 6 प्लस 30 36 36 प्लस 48 76 84 का 4 कैरी 8 8 plus 5 13 13 plus 16 is 29 29 59 65 65 का 5 carry 6 14 20 32 carry 3 11 का 1 carry 1 2। तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे तो आपको मिलेगा 2125 465 अपॉन 4 अप्रॉक्स। ठीक है, कैलकुलेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कि आपने इसको रिलेट कर लिया। सॉरी, इट विल बी 2126। ठीक है, अब गाइस मेन चीज इस क्वेश्चन में था कि आपने इसको रिलेट किया कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे क्यों एप्लीकेबल होगा, दैट वाज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, अच्छा, अंशुल को 8.2 के क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत है। अंशुल ये यार ये क्वेश्चन कर चुके, जाके रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग देखो, वहां पे सारी चीज की हुई है। ठीक है, मुझे लगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो हमने नहीं किया। सर आप बताए थे लेकिन आप बोले कि बाद में ही क्वेश्चन बता देंगे। क्या ये मैंने सॉल्व करके पूरा नहीं बताया? नो सर। आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से मैंने बताया है। और ये लास्ट क्लास में थोड़ी किया था हमने, ये हमने कम से कम 2 क्लासेस पहले, मतलब अभी से 3rd क्लास पहले किया हुआ था। तो अगर नहीं बताया होता तो सारे स्टूडेंट बोलते। मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक करूंगा, नहीं बताया होगा तो फिर मैं बता दूंगा। बट एज फार एज आई नो, आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग। समीर का डाउट है 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ना समीर देखिए, आपको compound interest for time 2 years and 4 months। अगर आप याद करोगे तो मैंने आपको बताया था कि हम पहले इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 मंथ वाले को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 4/12 हो जाएगा, जिसमें ये कैंसिल आउट हुआ, 1 and 3 बना। So this becomes finally 7/3 years, right? In fact 7/3 नहीं लिखते, हम इसको लिख देते हैं 1/3 years। ठीक है, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला में क्या चेंज आता है। तो फॉर्मूला में चेंज आता है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100। यहाँ पे 2 लगेगा, और ये 1/3 जो हम करते हैं तो वो 1/3 एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हम इस रेट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 हो जाएगा सर, 3 3। ठीक है, और बस आपको अब वैल्यू पुट करना है। ओके, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास रेट है 15% का, और हमारे पास अमाउंट है 26,400, राइट? तो 26,400 हम P की जगह रख देंगे, और R की जगह रेट कितना देखे थे,
15%। देखो क्वेश्चन ने आपको रेट भी ऐसा दिया है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, ताकि आप ये फॉर्मूला सीधा यूज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे P की वैल्यू लिख देता हूँ 26,400 1 प्लस 15/100 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 5 15 इंटू 1/3 अपॉन 100, वो आगे जाके 5 लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा कैंसलेशन। तो 5 से ये कट के 3 बनेगा, 5 से ये कट के 20 बनेगा, ये यहाँ पे 5 बना, ये यहाँ पे कट के 20 हो गया। तो फाइनली हमारे पास आया 26,400। यहाँ पे बचेगा 23/20 का होल स्क्वायर, तो उसको हम लिखेंगे 23/20 इंटू 23/20, और आगे बचा 1 प्लस 1/20, जिसको हम लिखेंगे 21/20। ठीक है, सो नाउ ये इधर कैंसिल हुआ, ये इधर कैंसिल हुआ, और अब फिर से ये बड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ेगा, नो अदर वे। ये बड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ेगा, नो अदर वे। अच्छा, 2 से अभी भी ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल करोगे तो 10 होगा, और इसको 2 से कैंसिल करोगे तो ये 132 हो जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसमें एक डेसिमल पॉइंट रहेगा, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। ओके समीर, इज दिस क्लियर? समीर, इज इट क्लियर? आशुतोष, पिछले क्लास का इस क्लास का दोनों का पीडीएफ भेज दूंगा। समीर, हाँ, इज इट क्लियर? यस, क्या लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूं। देखो गाइस, एक तो मैंने आपको सीधा तरीका बताया हुआ है कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पे आपको ईयर एक फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपको क्या करना है, लेकिन आपकी बुक ने क्या बोला है? बुक ने आपको हिंट दिया है, फाइंड ए फॉर 2 years विथ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो 2 साल के लिए आप कंपाउंडेड एनुअली करके निकालिए, एंड देन फाइंड एसआई ऑन द सेकेंड ईयर अमाउंट फॉर 4 years। तो ये क्या लिखा है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। Second approach for question 2। okay, now यहां पे क्या होता है, हमको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे चालू होता है, एनसीआई बताया हुआ है ये चीज, इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर, interest for the current year is calculated on the amount of the previous year। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लो आज ये 2020 का साल है, तो 2020 का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो 2019 के एंड में, 2019 के एंड में, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। जैसे कि CI फॉर ईयर 2020 will be calculated on the amount at the end of 2019, राइट? समीर, याद है बताया था मैंने ये?
किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, बोलो क्या ये चीज याद है वैसे कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो पिछले साल के अमाउंट के एंड पे कैलकुलेट किया जाता है, क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, जो वहां पे लिखा हुआ है, therefore interest for 2 years and 4 months, interest for 2 years and 4 months is equal to CI for 2 years पहले कैलकुलेट करना है आपको, प्लस SI on the amount for the सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के एंड का अमाउंट आप निकाल सकते हो ना, सेकेंड ईयर के एंड का जो अमाउंट होगा उस अमाउंट पे आपको SI कैलकुलेट करना बोला है, ठीक है। तो अगर हम उसे सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो दिस विल बी लाइक P इंटू 2 साल का CI, तो कैसे निकालोगे आप, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर 2, और अब SI निकालना है, SI का क्या फॉर्मूला होता है, PRT बाई 100, राइट। और यहाँ पे टाइम लगाओगे, 4 साल का मतलब होता है, 4 महीने का मतलब होता है 1/3, और यहाँ पे आपको लगाना है A2 मतलब क्या हुआ, ये यही वैल्यू तो A2 है ना अल्टीमेटली, दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज A2 अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो आप पहले इसको कैलकुलेट करोगे, इस केस में जैसे कितना दिया हुआ था, 26,400 दिया हुआ था, तो 26,400 इंटू 1 प्लस R बाई 100, वो हम देख चुके हैं कि 23 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 20 आ रहा है, प्लस ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, खाली ऐसे एरो दे रहा हूँ। एंड समीर देन ऐड देम, देखो मैंने बीच में प्लस का साइन दिया है ना, तो 2 साल का CI निकालना है, फिर सेकेंड ईयर के अमाउंट पे SI निकालना है, और दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। A2 क्या होगा, A2 का क्या वैल्यू रखेंगे? A2 देखो, यही A2 है, दिस इज माई A2, ये वाला जो पार्ट कैलकुलेट करेंगे ना अभी, ये A2 होगा, इसी को कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। ओके समीर, पूरा सर पूरा होल पार्ट? हाँ पूरा होल, मतलब अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करके यहाँ पे मतलब मान लो कि अभी अगर मेरे को ऐसे ही सॉल्व करना है, तो मेरा यहाँ पे आएगा 66 इंटू 23, A2 का वैल्यू क्या है, 66 इंटू 23 इंटू 23 अपॉन कुछ भी नहीं है, ये तो 100 आ गया, फिर R का वैल्यू रख दिया 15, और ये रख दिया 1/3, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्लियर? सॉल्व करना है, फिर एक मतलब थोड़ा सा टिपिकल कैलकुलेशन आएगा, बट यही वो अप्रोच बताया हुआ है हिंट में, ठीक है, यही अप्रोच बताया है हिंट में, क्लियर। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस देन, ओके। समीर, इज इट क्लियर, गिव मी अ कंफर्मेशन क्विकली। चलो ठीक है, आशुतोष विल सेंड द PDF आफ्टर द क्लास, बोथ द PDF, ओके। चलिए, तो गाइस ये तो चैप्टर हो गया खत्म, ठीक। अब एक बार आते हैं अपन
आई वांट टू स्टार्ट विथ मेंसुरेशन बिकॉज थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चैप्टर में एंड स्टूडेंट्स बहुत बार ये मिस आउट कर जाते हैं. ठीक है. Chapter 9 will do later. Exponent and power is a easy topic कर्तव्य, तो we can always do it later on. ठीक है. तो गाइज अभी तक हमने वैसे चैप्टर्स क्या क्या खत्म कर लिया है. चैप्टर्स completed till now. Chapter number 2, chapter number 3, chapter number 4, चैप्टर नंबर 6. 1 minute. 2 था लीनियर इक्वेशन. 3 है हमारा, दिस इज लीनियर इक्वेशन. This is quadrilaterals. Chapter number 4 was, I think, a practical geometry नहीं किया, right? Chapter number 4 किया नहीं है. चैप्टर नंबर 6, 6, 7. 7, 8. स्क्वायर 8. स्क्वायर रूट स्क्वायर एंड क्यूब्स वाला पार्ट था, राइट? चैप्टर And 8. now chapter number 8 is completed. तो अब हमको थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा. Comparing quantities. सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा? होगा होगा. देखो कोई भी चैप्टर स्किप नहीं होगा. हाँ, सारे चैप्टर्स करेंगे. बट अभी कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे तो मैंने सारे बड़े बड़े चैप्टर्स ही पिक किए. लीनियर इक्वेशन इज अ बिग चैप्टर. क्वाड्रिलेटरल इज अ बिग चैप्टर. स्क्वायर्स क्यूब बड़ा चैप्टर था, बहुत टाइम लगा था. कंपेयरिंग क्वांटिटीज नोटिस करो, हम 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए. ठीक है. और थोड़ा सा स्पीड बिल्डअप करने के लिए ना गाइस, फ्रॉम नेक्स्ट वीक पॉसिबली, from next week possibly we'll have 3 classes in a week. ठीक है. we'll have 3 classes. सर आपका 2 ही क्लास है? नहीं, नेक्स्ट वीक से बोल रहा हूँ. ठीक है. हम लोग 3 क्लासेस लेंगे, तो उससे ना क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली 50% पार्ट कवर हो जाएगा. ठीक है. Number system is also a big chapter. Yeah, you can say number system is also a big chapter. But anyways, अभी फिलहाल अपन शुरू करते किससे? Mensuration से, without wasting any time. Mensuration, needless to say, one of the most important chapter in any maths book, undoubtedly, right? Involves thinking. कहीं ना कहीं आपको इसमें थिंकिंग की जरूरत पड़ती है. Imagining or relating with real life experiences. Relating with real life experiences. ठीक है गाइस. जैसे कि आपको पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जाएगा एक फील्ड का, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा. अच्छा, रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है तो क्या होगा, सर्कुलर फील्ड दिया है तो क्या होगा, लाइकवाइज. ओके, लाइकवाइज. सो अब साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जानते हो क्या है? दिस चैप्टर will help you a lot
in class 9 and class 10। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो ये कहीं ना कहीं बेसिक की तरह काम करेगा। क्लास 10 मतलब आप समझे, बोर्ड्स के लिए भी आप यहाँ पे कुछ चीजें सीखोगे जो डायरेक्टली आपको बोर्ड्स में हेल्प करने वाला है, राइट। तो चलो अब थोड़ा सा बुक को देखते हैं क्या क्या बात कर रहे हैं। बुक में दिया है पेरीमीटर पढ़ना है कहीं ना कहीं हम लोगों को, राइट। एरिया पढ़ना है हम लोगों को, और किसके, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स वगैरह की, राइट। साथ ही साथ हमको एरिया ऑफ बॉर्डर, रेक्टेंगुलर शेप के बॉर्डर का वगैरह भी देखना है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, कौन बताएगा पेरीमीटर क्या होता है? Sum of all sides. Sum of all side of the figure. Sum of all side of the figure. सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर, राइट। पेरीमीटर कहीं ना कहीं आपको बस फील दिलाना चाहिए कि कोई भी शेप है, कोई भी शेप, उसका बाउंड्री पे एक राउंड मारोगे ना, तो उसका बाउंड्री में राउंड मारने पे आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे वही डिस्टेंस उस फिगर का पेरीमीटर होगा, राइट। बात कीजिए एरिया। यस कर्तव्य, क्या कह रहे हो? एरिया सर, फिर एरिया क्या होता है? एरिया देखो, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगुलर फील्ड के बाउंड्री पे घूमना मतलब क्या हुआ, आपने मान लो कि चक्कर मारना शुरू किया आपने, ठीक है, इवनिंग वॉक करने गए हो, ये यहाँ पे आए, फिर इधर आए, फिर ऐसे गए, और फिर यहाँ पे आके रुके। तो पेरीमीटर इज नथिंग बट Area. है, perimeter is only related to boundary, it is only related to boundary, ठीक है, सिर्फ बाउंड्री से रिलेटेड है, शेप कैसा भी हो। एरिया क्या होता है? एरिया इज, यू कैन से, amount of space occupied in a plane, amount of space occupied in a plane। अब प्लेन क्या होता है गाइस? ये कोई भी एक सरफेस जहां पे आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो मान लो, या कुछ लिख पा रहे हो, जैसे अब प्लेन सरफेस बेसिकली ये व्हाइट बोर्ड हो गया, अभी आपका जो कॉपी है, या अभी आप फोन पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, तो वो लैपटॉप की स्क्रीन, फोन की स्क्रीन, वो सबको हम प्लेन सरफेस बोलते हैं। अब ये प्लेन सरफेस पे जब आप एक रेक्टेंगल इस तरीके का ड्रॉ किए हो, तो उसने, जैसे इस बुक की बात करें तो इस बुक में रेक्टेंगल ड्रॉ करने के कारण, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के कारण बुक का कितना हिस्सा चला गया? बुक का ये पूरा हिस्सा चला गया, राइट, है कि नहीं? तो इस केस में ये जो पूरा हिस्सा जो मैंने रेड कलर से किया है ना, वो मेरा एरिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पेरीमीटर क्या है? उसमें से खाली बाउंड्री जो रहता है ना, तो बाउंड्री वाला जो पार्ट है वो पेरीमीटर का है, ठीक है। वेरी गुड। समीर का एक तरीके से कहना है, एरिया इज द स्पेस, एरिया इज द स्पेस विद इन पेरीमीटर, एरिया इज द स्पेस विद इन पेरीमीटर, राइट। इज दिस क्लियर गाइस? क्या अब आपके माइंड में फिलहाल एरिया और पेरीमीटर के बीच में एक अच्छा डिस्टिंक्शन आया है कि नहीं? टेल मी।
यस पे क्लिक करो अगर समझ में आया तो। एवरीवन, अनीश, अभिनव, आदित्य, अली, अंशुल, आर्य, आशुतोष, कनिष्का, कर्तव्य, प्रत्युष, रौनक एंड समीर। राइट, first of all you need to have a very clear idea of what is the difference between perimeter and area. मैं अभी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल वगैरह इन सब की बात नहीं कर रहा। किसी भी फिगर का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है एंड एरिया का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे पेरीमीटर क्या है दिमाग में क्लियर? यस, दिस चैप्टर ओनली इंक्लूड्स पेरीमीटर एंड एरिया। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री से रिलेटेड, और एरिया मतलब वो शेप ने कितना जगह कवर कर लिया वो चीज। ठीक है, नाउ अब यहां पे हम लोगों को क्या क्या देखना है, ये जो शेप्स दिख रहे हैं ना, इन शेप्स का हम लोगों को एरिया पता होना चाहिए और पेरीमीटर पता होना चाहिए। ठीक है, अब रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल का ये देखो यहाँ पे एरिया तो लिखा हुआ है। अरे ये क्या है, दिस इज नॉट ए इंटू ए गाइस, L into B. एल इंटू बी। अब एल का वैल्यू यहाँ पे इतना है, ए का मतलब एक साइड है बी, एक साइड है ए, तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, दोनों ए है, तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू ए। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, दिस इज हाफ उल्टा सिल्टा लिख दिया है। यस एग्जैक्टली, हाफ इंटू, अच्छा नहीं उल्टा सुल्टा नहीं लिखा है, क्या है जानते हो, दिस इज एन एक्टिविटी, दिस इज एन एक्टिविटी जहां पे आपको या बताना है, करना है। या ट्राई टू रिकॉल एंड मैच द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए तो बताइए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल का डायग्राम दिख रहा है ना आपको, तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताओ जल्दी से। A into B. ए इंटू बी, एवरीवन एग्री करते हो ना? एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ एक साइड होता है, ब्रेथ दूसरा साइड होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहते हैं, ये सबसे पहले है क्या, ये है एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, ए इंटू बी, तो ये आपका लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, अगला ये क्या शेप है बताओ, A into A. Square. दिस इज अ स्क्वायर राइट, तो ये अपना स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया होता है ए Into A. राइट। नेक्स्ट व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्रायंगल, तीन साइड है, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 into B. B into H. राइट, नेक्स्ट व्हाट इज दिस, अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया है बेस इंटू हाइट, तो इसके कौन सा आ जाएगा, सेकंड। लास्टली सर्कल, सर्कल का ही एक होता है जहां पे पाई आता है राइट, तो ये आपका ये है। पाई का वैल्यू कितना होता है? किसका, पाई का? पाई का वैल्यू की अगर बात करें तो रैशनल नंबर चैप्टर अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप ऐसे देखो कि पाई इज इक्वल टू हम लिखते हैं 22/7 और 3.14, ये दोनों के दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होते। और तो कौन कहाँ यूज होगा ये पता चलेगा तब ना। क्वेश्चन कौन कहाँ यूज होगा, इसका सिंपल सा आंसर रहेगा कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन ने नहीं बताया कि आपको कौन सा वाला यूज करना है, तो आप देखो 3.14 तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो वहां पे दिक्कत ज्यादा हो सकता है, 3.14 डेसिमल है, उसको मल्टीप्लाई करने में शायद दिक्कत ज्यादा होगा, कहीं कहीं पे 22/7 यूज करने में ज्यादा दिक्कत है। जैसे मान लो मैं आपको दे रहा हूं, एक जगह पे है पाई इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है, एक जगह पे है पाई इंटू 7 स्क्वायर। अब आपको मान लो क्वेश्चन ने नहीं बताया कि कौन से जगह पे कौन सा यूज करना है, तो उस केस में तो यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट,
आप बस अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। जैसे कि पाई यहाँ पे अगर हम 22/7 रखेंगे इंटू 100 करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो यहाँ हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ हमारा टारगेट होगा कि पाई की वैल्यू को 3.14 पुट करे, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, तो ये मेरा 314 आ जाएगा। दूसरे वाले में मैं देखूंगा कि 3.14 रखेंगे तो दिक्कत है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, जबकि 22/7 करेंगे तो एक एक 7 कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 22/7 इंटू 49, जिसमें ये 7 और ये कटेगा तो 22 इंटू 7 हो जाएगा 154। ठीक है, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर नहीं बताया गया है तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, डिसाइड आपको करना पड़ेगा, जहां कैलकुलेशन इजी होगा वहां हम कर लेंगे। समीर, आई एम सेइंग कि आशुतोष का क्वेश्चन था कि सर पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है एंड 3.14 भी होता है, तो कौन सा कहाँ पे यूज करेंगे। तो मैंने यही बोला है कि अगर क्वेश्चन ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि इधर आपको 22/7 लगाना है या फिर 3.14 लगाना है, तो उस केस में हम देखेंगे कौन सा लगाने से हमारा कैलकुलेशन आसान हो रहा है। जनरली हमको जो रेडियस दिया जाता है वो रेडियस 7 का कोई मल्टीपल होता है, तो इसलिए मैक्सिमम जगहों पे 22/7 यूज करते हैं। बट एक जैसे कि आपके सामने एक दिख रहा है पाई इंटू 10 का स्क्वायर, स्क्रीन पे दिख रहा हो। अब पाई इंटू 10 का स्क्वायर, यहाँ पे जो रेडियस है वो 10 है, अब वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इधर हमारा 22/7 यूज करना विल बी वेस्ट। इंस्टेड हम 3.14 लगा के सॉल्व कर लेंगे। रौनक, थोड़ा सा तो आंसर में वैल्यू चेंज आएगा। रीजन क्या है कि 22/7, रीजन इज 22/7 and 3.14 are approx values, they are approx values, okay। तो क्योंकि ये approx value है ना, तो इसीलिए हल्का फुल्का आंसर में चेंजेस आ सकते हैं, हल्का फुल्का आंसर में चेंजेस आ सकते हैं। इज इट ओके? मोर अबाउट सर्कल, आशुतोष, सर्कल के बारे में ना अभी थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी नहीं है। सर्कल्स के नाम से एक कंप्लीट चैप्टर है, यू हैव अ कंप्लीट चैप्टर इन 9th and 10th, 9th and 10th। तो अभी फिलहाल यहां जितना आता है वो करेंगे, 9th में आप इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, ओके। सो गाइस, चलो अब यहाँ पे आप लोगों को एरिया तो पता था, फटाफट हम लोग साथ ही साथ पेरीमीटर का लिखते हैं। तो बताओ व्हाट इज द पेरीमीटर, मैं एक एक करके नाम लूंगा वो बताएंगे, ठीक है। कर्तव्य, बताओ कर्तव्य, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। L into B, 2 into L into B, रॉन्ग, 2 into L L plus plus B, B. प्लस बी, ठीक है। रौनक, स्क्वायर के लिए क्या होगा पेरीमीटर? The 4 into side. 4 इंटू साइड, यहाँ पे साइड का वैल्यू है a, तो इसलिए 4 इंटू a। देन कनिष्का, अनम्यूट। देखो ये ट्रायंगल का एक साइड तो b है, मान लो ये वाला साइड है a और ये वाला साइड है c, तो इस ट्रायंगल का एक साइड है a, एक साइड है b और एक साइड है c। यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा? Sum of all sides. सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c, ओके। नेक्स्ट, अली अब्बास, मानो कि ये पैरेललोग्राम का एक साइड b दिया हुआ है, दूसरा साइड a दिया हुआ है, अब यहाँ पे क्या बोलोगे? 2 into A plus 2 into B. 2 into a plus 2 into b, very good, because
एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाला ए है तो ये भी ए हो जाएगा, नीचे वाला बी है तो ऊपर वाला भी बी हो जाएगा। तो 2a + 2b। एक सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है आर्या? आर्या, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल? आर्य भरद्वाज, प्लीज रिस्पॉन्ड, डोंट टेक दिस मच ऑफ टाइम। आपको क्वेश्चन पूछने के साथ साथ लोगों के चैट में रिस्पॉन्स आने लग गए। आप लोगों को पता है ना जब मैं पूछता हूँ और अगर आपको नहीं आता तो जस्ट टेल कि आपको नहीं पता, लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो मैं क्या करता हूँ बताओ? अभी इतना टाइम पे तो आपने आराम से बुक खोल खाल के देख लिया होगा। नो सर। फिर इतना टाइम क्यों लगा आपको अनम्यूट करने में? नो सर, वो सर नहीं पता है सर इसका। हाँ तो बुक खोल रहे थे ना, इसका मतलब तभी तो इतना टाइम लगा। नो सर, बताते। नो सर, नो सर। अच्छा चलो अभिनव बताइए। सर 2πr²। सर 2πr। ये सर आपके पीछे से कोई बोला है। हाँ पीछे से कोई बोला है, हम सबने सुना है। कौन बोला? हाँ अभिनव कौन था ये? सर मेरा भाई बोल दिया, उसको लगा हम गलत बोल रहे हैं, तो बगल में ही बैठा है, वो भी क्लास कर रहा है। उसको लगा नहीं, उसको पता चल गया आप गलत बोले हो। यस सर। अच्छा गाइस सुनो, सर्कल के केस में क्या होता है? सर्कल के केस में पेरीमीटर मतलब कि पेरीमीटर भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे आपको सरकमफेरेंस भी सुनने को मिलेगा। सरकमफेरेंस, यस। ठीक है, सरकमफेरेंस सर इन दोनों में कुछ डिफरेंट है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का मीनिंग सेम है। उस सर्कल का बाउंड्री का बारे में ही बात कर रहे हैं। सिलेंडर नहीं दिया हुआ अनीश, क्योंकि हम पेरीमीटर, सिलेंडर क्या होता है ना, इट्स अ 3D फिगर, और 3D फिगर में क्या होता है कि वॉल्यूम की भी बात की जाती है। ओके, तो यहाँ पे इट इज 2πr, राइट, 2πr। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर गाइस। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? सबको पता चल गया होगा क्या लिखना है, पेरीमीटर में क्या लिखना है और एरिया में क्या लिखना है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देख सुनो, यहाँ पे मेनली हियर इन दिस चैप्टर हम लोग मेनली 2D फिगर्स के साथ डील करेंगे। वी विल, आई थिंक पीछे शायद होगा, विल डील मेनली विथ 2D फिगर्स। 2D फिगर्स होते हैं ना, 2D फिगर्स का मतलब है जो आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। वंस यू कैन ड्रॉ ऑन योर नोटबुक, वंस यू कैन ड्रॉ ऑन योर नोटबुक। सर हम लोग 3D नहीं कर सकते हैं? 3D आपके अभी बुक में नहीं है, बट आई थिंक एक मिनट थोड़ा सा देखो, 9th में तो 3D है, क्योंकि मैं 9th की भी क्लास ले रहा हूं अभी, तो वहां पे तो पढ़ा रहे हैं, वहां सरफेस एरिया वॉल्यूम ही चल रहा है। पीछे पता चल जाना है। हाँ है, थोड़े से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर वगैरह है। ठीक है, तो आएगा, डोंट वरी। एंड 3D फिगर्स। अब 3D फिगर्स कौन से होते हैं? जो आप एक्चुअली में ड्रॉ नहीं कर सकते, उसमें आ जाता है अपना क्यूबॉइड, क्यूब वगैरह। ठीक है, तो गाइज मेरे ख्याल से 2D ऑब्जेक्ट में तो आपको जनरली दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2D फिगर्स के वाला पार्ट आप कहीं ना कहीं 7th में भी किए हुए रहते हो। ठीक है, हम लोग क्यूबॉइड बना सकते हैं ना कॉपी में? कॉपी में बनाओगे वो तो एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्ट क्यूबॉइड थोड़ी बना दोगे। यस सर। चलिए ये करते हैं। सबसे पहले ये दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन, इसको पढ़ो और आंसर करो।
पढ़ो और आंसर करो। चलो करो सब कोई जल्दी। आशुतोष, वर्टेक्स हम लोग जनरली कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? वर्टेक्स हम ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, वो सारे फिगर्स जिसमें आपको एजेस मिलते हैं ना, उन सारे जगहों पे हम वर्टेक्स की बात करते हैं। ठीक है, जो कोना, रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्या क्या रिप्रेजेंट कर दीजिए वो स्क्रीन पे। अच्छा, जैसे देखो इसकी बात करें तो ये एक वर्टेक्स हो गया, यहाँ पे ये एक वर्टेक्स हो गया, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये एक वर्टेक्स हो गया, यहाँ पे दिस इज काइंड ऑफ एन एज, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 वर्टेक्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से। ओके, चलो जल्दी जल्दी बताओ, मैंने नाम लेना है और आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, समीर पहले वाले का बताओ, क्या लिखो? ए में सबसे पहला जो दिख रहा है ना, पैरेललोग्राम दिख रहा है जिसका ये 14 है और ये 7 है, क्या लिखूं बताओ? इसमें से कोई नहीं। आर यू श्योर? यस सर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। क्या इस फिगर में हमारे पास बेस और हाइट प्रेजेंट है? यस सर। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? व्हाट इज 14 इंटू 7? नो सर, लास्ट वाला 98 सेंटीमीटर। है ना 98? यस सर। Okay, this is 98. Okay, next. अनीश, सेकेंड वाला, ये क्या है? सेमी सर्कल 49। अनम्यूट करो अनीश एक बार। आप बताइए सेकेंड वाला फिगर क्या है? सेमी सर्कल, आंसर होगा 49। वेरी गुड। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया का हाफ, सेमी का मतलब तो आधा है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 2 लगाओगे आप, यहाँ पे आप लगाओगे पाई आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा, अब यहाँ देखो रेडियस 7 दिया हुआ है, तो रेडियस अगर 7 दिया हुआ है तो हमको क्या कर लेना चाहिए? हम 22/7 यूज करेंगे यहाँ पे, पाई का वैल्यू 1/2 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7। इससे ये फायदा हुआ कि ये 7 तो इसके साथ कटा, ये 2 इधर कैंसिल करके इसको बनाएगा 11, तो 11 7 था 77, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 77। राइट, नेक्स्ट कनिष्का। यस सर। थर्ड वाले का आंसर बताओ कनिष्का, क्या क्या करेंगे? व्हाट, थर्ड वाला क्या शेप है कनिष्का? 49 सेंटीमीटर। कैसे आया 49? बताओ। सम ऑफ ऑल साइड। नो, बट आपको तो एरिया पूछा गया है, और अगर आप सम ऑफ ऑल साइड करोगे तो 7 सेंटीमीटर जो बीच में दिख रहा है वो 7 सेंटीमीटर तो साइड नहीं है ना, साइड्स तो ट्रायंगल का 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर दिख रहा है। दिस इज नॉट गुड कनिष्का, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आपको एरिया पूछा गया है, आप निकाल रहे हो पेरीमीटर, और वो भी गलत।
रौनक ने हैंड रेज किया है, रौनक बताइए। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 कैसे रौनक? सर बाय यूजिंग फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। एग्जैक्टली देखो कनिष्का, यहाँ पे क्या है कि ये एक तरीके से हाइट हो गया, ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज एक्टिंग एज अ हाइट, और ये हाइट किस पे बना है, कौन सा साइड पे, 14 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे यूज करना होगा हाफ इंटू बेस, बेस इज 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट विच इज 7 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 49। ओके नेक्स्ट, अब इसकी बात करते हैं, पेरीमीटर। सो आदित्य अनम्यूट करो एक बार। यस सर। ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सर बता रहे हैं। क्या बता रहे हो यार, एक फॉर्मूला पूछा है मैंने, सॉल्व करने के लिए थोड़ी बोला है, ये चीटिंग कर रहे हो आप। नहीं सर, नहीं मालूम है। नहीं मालूम है मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो घर पे? हमेशा आपका यही बहाना रहता है। ऊपर अगर बुक है ना तो ठीक ऊपर ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। ऊपर वाला पार्ट देखो, ये यहाँ पे मैंने लिख वो सारा कर दिया था। पढ़ाई करना शुरू कर दो, बेवकूफ कहेंगे। पहले यस सर करेगा, फिर म्यूट कर लेगा खुद को, और उसके बाद फटाफट बुक खोल के देखेगा आंसर क्या है, और उसके बाद आंसर करेगा। बता रहे हैं करेगा। Guys, do remember one thing, that don't try to take the advantage of this online system where when a faculty asks you a particular question you respond sir बता रहे हैं, फिर म्यूट कर लेते हो खुद को, बुक पलटते हो, फिर आंसर बताते हो। एक ऑनेस्ट स्टूडेंट वो होगा जो क्वेश्चन सुनेगा, अनम्यूट रहेगा पूरा टाइम, आता होगा तो 1-2 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, वरना नहीं आता होगा तो फिर सीधा वो बोलेगा नहीं आता। या आदित्य जैसा नौटंकी नहीं करेगा। बात समझ में आई ना? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल नहीं पता, जाके पढ़ाई करना शुरू कर दो, फेल हो जाओगे नहीं तो। ठीक है सर कैन आई? यस आशुतोष बताओ। सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 into L plus B। 2 into L plus B। L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू आपका है 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 आ जाएगा, और B का वैल्यू 7 है, राइट? ये हो गया 21 into 2 लास्टली 42। नेक्स्ट, प्रत्युष अनम्यूट करो। यस सर। प्रत्युष कौन सा कैसा शेप है ये? सर स्क्वायर है। स्क्वायर। यहाँ पे पेरीमीटर क्या लगाएंगे फॉर्मूला? सर 4 into साइड। 4 into साइड। साइड कितना दिया हुआ है? 7। तो फाइनली हमको पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर इंटू करना पड़ेगा 28। 4 into 7, तो ये आ गया हमारा 28। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। Aditya and Kanishka, you guys are performing extremely poor. Okay, keep this thing in mind. Bottom 2 पे हो अभी आप। अच्छा, so फिलहाल यहाँ पे हम क्लास को एंड करेंगे। This will be your homework, exercise 11.1. ठीक है, try to solve all the questions. सर अगर इरेगुलर शेप रहेगा पूछेगा 3-4
शेप को मिला के पूछेगा कि ये कौन सा शेप है तो क्या करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो इरेगुलर शेप्स क्या होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आना चाहिए आप सबके दिमाग में ये चीज। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा करके शेप बना रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि दिस इज none of the shapes we have studied. This is none of the shapes that we have studied. So in this scenario what you need to do is, आप इसका सीधा साधा एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप इसका सीधा साधा एरिया नहीं निकाल सकते। फिर क्या होगा? Question will always involve, always and only, हमेशा एंड सिर्फ वही शेप्स आएंगे among square, rectangle, triangles, पैरेललोग्राम, सर्कल्स, मतलब यही सब रहेगा, ठीक है। सर्कल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। अभी आपको इसी में से कुछ पूछा जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। समीर हैंड रेज कियो, कुछ पूछना है? यस सर। बोलो। सर कोई कोई फिगर रहता है एल टी, तो उसको ब्रेक करके भी निकलता है। हाँ, जैसे आप कह रहे हो एल शेप में, ठीक है। तो मान लीजिए मैं वो ऐसा एक ड्रॉ करता हूँ। अब इधर क्या करना होगा कि यहां हम देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ दो रेक्टेंगल मिक्स्ड है इसमें। यस सर। कैसे दो रेक्टेंगल मिक्स्ड है? मान लो इसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से ये मेरा शेप 1 हो जाएगा और ये मेरा शेप 2 हो जाएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये मेरा शेप 2 हो जाएगा। तो इस केस में एरिया होगा, एरिया निकालना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ शेप 1 प्लस शेप 2, एरिया ऑफ शेप 2। अब शेप 1 भी रेक्टेंगल है, शेप 2 भी रेक्टेंगल है, बस यही इसमें कॉमन होगा। कभी कभार आपको ऐसा भी दिया जा सकता है, जैसे ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ पे क्या है? नहीं, मतलब ये शेप क्या है? दिस इज एक्चुअली, मैं मार्क करूं तो दिस इज 1 2 3। अब 1 क्या है? 1 इज अ सेमी सर्कल, राइट। व्हाट इज 2? 2 is a rectangle. 3 again semicircle. semicircle, right? इसको देखो, ये वाला शेप को देखो, तो ये वाला शेप में क्या है? बड़ा रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर बड़ा स्क्वायर में से छोटा रेक्टेंगल माइनस करना है, राइट। कहने के लिए यहाँ पे बिग स्क्वायर माइनस स्मॉल रेक्टेंगल, इससे आपका काम हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी यहाँ पे? नो सर। इधर देखिए, नीचे जो शेप्स हैं, ये क्या है? दिस इज अ सेमी सर्कल। ये क्या है? इसको ठीक से देखो, इसको देखो, ये क्या है? सेकंड वाला। अंशुल, अनम्यूट करके बताओ सेकंड वाला क्या है? सर नहीं पता। सर रेक्टेंगल और सेमी सर्कल। समीर, क्या होगा ये?
Sir, rectangle minus semicircle. वेरी गुड। एक्चुअली में क्या है इधर कि इन्होंने सबसे पहले देखा एक रेक्टेंगल, ठीक है, और फिर इस रेक्टेंगल में से इतना पार्ट काट लिया गया, ठीक है। सो ये शेप है ना फिलहाल अभी क्वेश्चन में, ये वाला शेप, राइट। तो दिस इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल। मान लो इसका एरिया निकालना होता तो रेक्टेंगल माइनस सेमी सर्कल, Semicircle. इस तरीके से आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। यहाँ देखो लास्ट वाला फिगर देखिए, Sir, Last वाला triangle figure, minus semicircle. अगर आप इस एंड पॉइंट को सर सेमी सर्कल प्लस ट्रायंगल। इसको अगर जोड़ोगे सेमी सर्कल प्लस ट्रायंगल। एग्जैक्टली, तो ये ऊपर वाला पार्ट है फिगर 1, नीचे वाला पार्ट है फिगर 2। 1 जो है 1 हो गया हमारा ट्रायंगल और 2 हो गया हमारा, सॉरी 1 हो गया हमारा गलत हो गया। सर्कल, 2 हो गया triangle. 1 हो गया हमारा सेमी सर्कल एंड 2 हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा आज का क्लास, एंड आपका sir. होमवर्क रहेगा Yes, sir. पहला एक्सरसाइज, ठीक है। यहीं पे मैं सेशन को एंड करता हूँ, बहुत भूख लग रही है, खाना नहीं Thank you, खाया हूँ, sir. 2-3 क्लासेस हो गए। सो विल मीट Thank इन द you, नेक्स्ट sir. क्लास। Thank you, sir. Bye. बाय बाय। बाय सर।